काले और सफ़ेद में आपातकाल 1975 और 77 के इतिहास को देखने की आदत सी हो गई है, जिसमें इंदिरा गांधी को सत्ता के लिए अतृप्त भूख लिए एक तानाशाह के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि जेपी आंदोलन के पात्रों को एक शूरवीर गठबंधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु तथ्य यह है कि इतिहास पक्षपातपूर्ण कथाओं के काले और सफ़ेद रंग में नहीं बसता है, बल्कि सूक्ष्म और संदर्भ के ग्रे क्षेत्र में रहता है। हमेशा इस बारे में बहस होती रहेगी कि क्या 1975 में श्रीमती गांधी के पास एक से अधिक विकल्प थे या नहीं। उनके द्वारा किए गए चुनाव को समझने के लिए आवश्यक रूप से उनके आसपास बनी हुई ताकतों और उस संदर्भ को समझना भी जरूरी है, जिसके कारण श्रीमती गांधी को देश की स्थिरता बहाल करने के लिए मुश्किल और कठिन प्रकृति के अस्थायी उपाय करने पड़े। श्रीमती गांधी एक मजबूत महिला थीं। वे सत्ता की खातिर सत्ता के लिए लालायित नहीं थीं। 1975 में हालात ऐसे बने कि उनके विचार में एक राष्ट्रीय पार्टी के राजनीतिक नेता और एक विशाल राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में जो गंभीर कठोर समस्याओं का सामना करते हैं, आपातकाल एकमात्र व्यवहारिक विकल्प था। आपातकाल की कहानी बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम से शुरू होती है, जिसमें भारत ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जीत हासिल की थी। उन्होंने दुनिया की यात्रा की और पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान के नरसंहार का अंत करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया और सीमा के पार से 1 करोड़ पीड़ितों को आश्रय दिया, जो मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा शरणार्थी प्रवाह था। जब सीमा पार से प्रबल दबाव आया, तब प्रधानमंत्री ने विपरीत भू राजनीतिक परिस्थितियों में युद्ध लड़ा, जो कि एक तरीके से उन पर थोपा गया था, और ये परिस्थितियां कायम रहीं। वे एक ऐसी प्रबल नेता थीं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए काम करने और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा कत्ल किए जा रहे निर्दोष पूर्वी बंगालियों की रक्षा करने में किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के सहयोगी के रूप में भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता समाप्त कर दी थी। यहां तक कि एक विशाल शरणार्थी जनसंख्या के रखरखाव के लिए लगने वाली लागत ने हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसके बाद 1972-73 में मानसून की विफलता से सामना हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन में 8% की कमी आई। 1973 में इसके अलावा अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने तेल की कीमत 4 गुना बढ़ा दी, जिससे भारत में अतिरिक्त 1 बिलियन तेल का आयात बिल और अगले साल तक 30% मुद्रास्फीति का संकट पैदा हुआ। IMF और विश्व बैंक से मिलने वाली आर्थिक सहायता अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण की ढील पर निर्भर थी। एक ऐसी प्रक्रिया जो कि सावधानी पूर्वक शुरू की गई थी, लेकिन जिसका तुरंत ही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यापार संघ के नेताओं ने प्रतिरोध किया और जिसे व्यापक रूप से श्रमिक वर्ग के विरोधी के रूप में चित्रित किया गया। सरकार के पास पैंतरेबाजी के लिए बहुत कम अवसर था, लेकिन राष्ट्रीय संकट से बाहर निकालने में मदद करने की बजाय विपक्ष ने राजनीतिक अवसर को देखा और देश की कठिनाइयों का फायदा उठाया। भारत को हड़तालों, प्रदर्शन और संकट में डाल दिया। 1974 में होने वाली सैकड़ों हड़तालों में से एक थी रेलवे हड़ताल, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के छिन्न भिन्न होने और पहले से ही अस्थिर और नाजुक देश की प्रणाली को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा था। जॉर्ज फर्नांडिस यूनियन के नायक ने खुले तौर पर रेल परिवहन ठप करके इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने का इरादा जता दिया, जिससे राजनीति श्रमिकों के अधिकारों और जनता के हितों पर हावी हो गई। ऐसे समय पर जब राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐसी मांग की थी जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 1000 करोड़ की लागत का बोझ आ सकता था। स्वाभाविक रूप से सरकार ऐसी मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। फर्नांडिस ने सरकार को कगार पर धकेल दिया। उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध भाषण में घोषणा की,
उस सामर्थ्य को समझें जो आपके पास है। भारतीय रेलवे की 7 दिनों की हड़ताल से देश का हर थर्मल स्टेशन बंद हो जाएगा। भारतीय रेलवे की 10 दिन की हड़ताल से हर स्टील मिल प्लांट बंद हो जाएगी और अगले 12 महीनों में देश के उद्योगों पर विराम लग जाएगा। यदि एक बार स्टील मिल भट्टी बंद हो जाती है तो इसे दोबारा चलाने में 9 महीने लगते हैं। भारतीय रेलवे में 15 दिन की हड़ताल, देश भूख से मरेगा। यह स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित योजना थी, एक योजना जो एक पूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकार का कारण बनती। यह गंभीर खतरे की स्थिति थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने पलक तक नहीं झपकी। हड़ताल 20 दिन तक चली। उस दौरान उन्होंने देश में ढांचा मात्र रेल सेवाओं को सशस्त्र बलों की सहायता से कार्यात्मक रखा। क्षेत्रीय सेना को रेल पटरियों की तोड़फोड़ के खिलाफ रक्षा करने का आदेश दिया गया था और भारतीय रक्षा नियमों के तहत कई संघ के नेताओं के भूमिगत होने की योजनाओं को और ऐसी गतिविधियों को जो अर्थव्यवस्था को अपंग कर सकती थी, विफल कर दिया गया था। राष्ट्र उस समय ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था। इनमें से कोई भी निर्णय आसान नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रिय भाषण कला के भरोसे नहीं रह सकती थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देश चलाना था, अर्थव्यवस्था को बचाना था और स्थिरता को बनाए रखना था। जवाबदेही के बिना बोलने वालों के विपरीत श्रीमती गांधी सरकार की मुख्य कार्यकारी थीं, जिनको चिंताओं की विस्तृत श्रृंखला का ध्यान रखते हुए समस्याओं का समाधान करना था, जिनका कोई आसान या तत्काल जवाब नहीं था। साथ ही राज्यों की स्थिति भी हाथ से बाहर हो रही थी। गुजरात में सूखा पड़ने के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्रों ने विरोध और प्रदर्शन शुरू कर दिया था। नवनिर्माण आंदोलन, जैसा कि इसे विपक्ष ने समर्थन देने के बाद कहा था, ने राज्य सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। विद्यार्थियों द्वारा उठाई गई शिकायतें वास्तविक थीं, लेकिन जिस तरीके से इन्हें वैध रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए 140 और 3 साल उसकी अवधि शेष जनसंघ द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उसने श्रीमती गांधी को हिला कर रख दिया और उनके लिए राजनीतिक खतरा पैदा किया। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1974 में घोषित किया कि कांग्रेस द्वारा संवैधानिक व्यवस्था उनके खराब मंसूबों को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई है, जिसके कारण हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के गलियारे में उतना ही युद्ध लड़ना है जितना सड़कों पर लड़ना है। नतीजा यह हुआ कि अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन होने लगे। गुजरात की घटनाओं के कारण बिहार में एबीवीपी ने वहां सरकार को अस्थिर करने के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया और पश्चिम में अपने समकक्ष की तरह इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। आम आदमी की समस्याएं वास्तविक थीं, क्योंकि आर्थिक संकट ने पूरे देश को जकड़ लिया था, लेकिन निहित स्वार्थों की उग्रता के कारण जो साधन अपनाए गए वे असंवैधानिक थे, जो देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकते थे। हालांकि जनसंघ और उनके सहयोगियों को बिहार में ज़्यादा समर्थन नहीं मिला जब तक उन्हें जयप्रकाश नारायण या जेपी, जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता था, से नैतिक वैधता हासिल नहीं हुई। एक स्वतंत्रता सेनानी और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सामाजिक सक्रियता के पक्ष में राजनीतिक सत्ता के त्याग के जरिए जबरदस्त अपील की थी, जेपी ने जनसंघ के नेतृत्व आंदोलन को एक निश्चित नैतिक अधिकार दिया जो कि अब तक उन्हें नहीं मिला था। वो महान आदर्शवाद के व्यक्ति थे और बिहार में सामान्य भारतीयों के लिए खड़े होने पर कोई भी उनकी निजी सत्यनिष्ठता या इरादों पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि वे एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो कभी किसी सरकारी पद पर नहीं बैठे थे और उन्हें प्रशासन के नियंत्रण और संतुलन, कानून व्यवस्था की आवश्यकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धीमी गति, जो कि सत्ता के साथ आने वाली जिम्मेदारी के साथ होती है, की समझ नहीं थी। उन्होंने भारत की मौजूदा प्रणाली को बदलने के लिए व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत किए, बिना पार्टी रहित लोकतंत्र या सांप्रदायिक समाज जैसी अवधारणाओं की बात की। उनके साथ काम करने के सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने एक राजनीतिक छतरी बनाई जिसके अंतर्गत श्रीमती गांधी के सभी व्यक्तिगत विरोधियों, जनसंघ से लेकर कांग्रेस ओ तक को एकजुट किया जा सके। जेपी की इस घोषणा से कोई लाभ नहीं हुआ कि यदि श्रीमती गांधी अपनी प्रणाली को मौलिक रूप से बदलने और क्रांतिकारी संघर्ष के रास्ते में खड़े रहने के लिए कदम नहीं उठाती हैं, तो वे आगे की राजनीति की यात्रा में तब शिकायत नहीं कर पाएंगी जब कोई आंदोलन उन्हें एक तरफ धकेल देगा।
ये वो समय था जब प्रधानमंत्री, जो पहले से ही एक भारी आर्थिक संकट का सामना कर रही थी और उन लोगों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाइयों से लड़ने के लिए भी मजबूर थी जिन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनकी पार्टी को राज्यों में अस्थिर कर दिया और अपनी रणनीतियों को केंद्र के लिए भी दोहराने का प्रयास किया। अंतिम झटका 12 जून 1975 को तब आया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन दिए गए और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार जारी रखने की अनुमति भी दी गई। जेपी और उनके समर्थकों ने फैसला किया कि यह उनके आंदोलन का बढ़ाने का और इंदिरा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का समय है। 25 जून को दिल्ली में जेपी ने सिविल अवज्ञा के आंदोलन की घोषणा की, नागरिकों को करों का भुगतान बंद करने और केंद्र सरकार, पुलिस और यहां तक कि सेना को भारत सरकार के आदेशों का पालन न करने के लिए कहा। नियंत्रण से बाहर निकलने वाली राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एकजुट हुए राजनेताओं के हमले के अलावा आर्थिक संकट और सड़कों पर अराजकता को देखते हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी ने देश में अर्थव्यवस्था को ठीक करने और आंतरिक दुर्व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आज ही के दिन की थी। नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन, जेपी सहित प्रमुख लोकप्रिय हस्तियों की गिरफ्तारी, अखबारों की सेंसरशिप और अच्छी नीयत से लेकिन बहुत ही खराब तरीके से चलाए गए झुग्गी विध्वंस और सामूहिक नसबंदी अभियान सभी को उचित रूप से आलोचना की गई। आपातकाल का अनुभव सकारात्मक नहीं था, लेकिन क्या एक निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री को देश को 1975 की गर्मियों में अव्यवस्था और अराजकता में गिरने देना चाहिए था? इसका ईमानदारी से और सही तरीके से आकलन नहीं हुआ। इसका श्रेय श्रीमती गांधी को जाता है कि जैसी अर्थव्यवस्था 1977 तक स्थिर हो गई और राजनीतिक संकट को नियंत्रण में लाया गया, उन्होंने स्वयं आपातकाल समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय चुनावों की घोषणा की, उन्हें व्यापक रूप से हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने लोगों के जनादेश को स्वीकार किया। 1977 में कांग्रेस को उन कठिन फैसलों के खिलाफ प्रतिक्रिया मिली जो श्रीमती गांधी को लेने पड़े, लेकिन 1980 में उनकी वापसी ने इस बात को साबित किया वे आखिरकार लोगों की सेवक थी और उन्होंने जो भी कठिन विकल्प अपनाए थे वे सब अपनी उन्नति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे भारत देश से प्यार करती थीं और जिसके लिए वे जान दे सकती थी। उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें वे आश्वस्त थीं कि केवल कठोर उपाय ही आत्मविनाश से बचा सकते थे। इतिहास आगे बढ़ता है और कांग्रेस पार्टी आज कई पुरुषों और महिलाओं को गले लगाती है जो आपातकाल के कट्टर आलोचक थे और बने रहेंगे। फिर भी हालांकि पिछली घटनाओं ने विवाद के लिए एक वैध आधार प्रदान किया है, यह तय करना गलत होगा कि आपातकाल के दौरान क्या गलत हुआ था, बिना ये जाने कि इससे पहले ऐसा क्या हुआ था कि एक लोकतांत्रिक विचारधारा वाले प्रधानमंत्री ने इसे लागू कर दिया। आज आपातकाल के इसी समय को 45 साल हो गए हैं और लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मोजेस न्यूज़।